जय हिंद दोस्तों अमेरिका ने कुछ अच्छी प्लानिंग की है चीन की आर्थिक घेराबंदी करने के लिए। और चीन की आर्थिक घेराबंदी करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसको कहते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी जो है आज के समय चीन के पास जो मुद्रा है, जो मुद्रा कोष है, जो उसकी अर्थव्यवस्था है, जिस प्रकार से उसने स्वयं को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित किया है, वो उसकी रीढ़ की हड्डी है। सप्लाई चेन जिस प्रकार से उन्होंने बनाई है, हम कह सकते हैं कि चोरी की टेक्नोलॉजी भी यूज करता है और एक्सप्लॉयटेशन भी करता है। लेकिन एंड रिजल्ट की आप बात करो कि एंड रिजल्ट जो है करेंसी मैनिपुलेट करके या जो भी करके, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो दिखता है। तो उसको काउंटर करने के लिए आपको सारी जितनी भी चाहे नीतिगत रूप से ग्रुप्स बनाना हो, क्वाड जैसे ग्रुप्स की रचना करना हो, अपने जो अलाइज हैं उनको एक छतरी के अंदर रखना हो, उनको एक जुबान बुलवाना हो, इनको एक तरह से विचार के रूप में भी आगे जाना हो, वह सब करना है। आपको सैनिक घेराबंदी करना है, आपको डिप्लोमेटिक घेराबंदी करना है, आपको स्पेस में घेराबंदी करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में से एक कड़ी है उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसकी घेराबंदी करना। और बहुत समय के बाद किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कुछ लॉजिकल बात की है। अभी हुआ ये कि जो बाइडेन ने बोरिस जॉनसन, जो कि यूनाइटेड किंगडम के ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनसे जो टेलीफोनिक चर्चा हुई उसमें उन्होंने एक विचार रखा है कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके कंपटीशन में अपना भी खुद का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जाए, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि आप बीआरआई को देखो तो वो समूचे विश्व को एक तरह से कवर कर रहा है। आप साउथ एशिया में देखें तो दो शेर हैं केवल, भारत और भूटान, जो उसके हिस्सा नहीं है, बाकी सब उसके सामने सरेंडर कर चुके हैं एक तरह से। इवन साउथ चाइना सी की भी ज्यादातर कंट्री उसमें सरेंडर कर चुकी हैं। जापान जिसने सरेंडर नहीं किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट के मामले हैं उसमें उसके साथ आ जाता है अपना इकोनॉमिक देखते हुए। तो अमेरिका और एलाइज जिसमें हम भी हैं, सबको उसकी घेराबंदी यदि करनी है तो कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी लानी होगी। तो पहली बार इन्होंने एक कम से कम वार्ता के रूप में एक अच्छी विचार को सामने लाए हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पैरेलल दूसरा इनिशिएटिव लेकर आए। लेकिन इसमें भी एक गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या है? इन्होंने फिर वही वेस्टर्न माइंडसेट से चीजों को देखा, जिसको कहते हैं कि अमेरिकन और यूरोपियन विजन से चीजों को देख रहे हैं और उसी की दिशा में जाने की बात कर रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने जो बोरिस जॉनसन जी से बात की है, उससे पहले क्वाड की भी समिट हुआ, उसमें बहुत सारी इकोनॉमिक बातें हुई जो कि बहुत अच्छा है। उसमें टेक्नोलॉजी की बात हुई, बहुत अच्छा है। उसमें वैक्सीन की बात हुई, बहुत अच्छा है। लेकिन यदि ये जो बात है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन किया जाए, मल्टी ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट्स लाए जाएं, तो उसमें करते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप यूरोप की स्थिति देखिए। यूरोप की 34 कंट्रीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अंग हैं। और यूरोप की नहीं, मतलब यूरोप और सेंट्रल एशिया में, यूरेशिया की बात करता हूं, तो यूरेशिया की 34 कंट्रीज हैं। अब जब बोरिस जॉनसन से बात कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली दोनों को ही नजर रखा है कि यदि केवल यूरोप में ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उससे कोई हासिल नहीं आना है। आपको सेंट्रल एशिया को लिंक करना ही करना है, यदि ईस्ट और वेस्ट को लिंक करना है तो उसकी 34 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि चीन के बीआरआई का ऑलरेडी अंग है। लगभग 100 कंट्रीज है दुनिया भर में जो चीन के बीआरआई का अंग है, और 18 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं। आप ये सोचिए, छोटे से यूनियन के अंदर यदि 18 कंट्रीज हैं तो बहुत बड़ी बात है, और इन कंट्रीज ने निवेश भी किया है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है, चाहे बोरिस जॉनसन हो या जो बाइडेन हो, इनके लिए सबसे बड़ा जो चुनौती है कि ऑलरेडी जिसने इन्वेस्ट कर रखा है चाइना के साथ, क्या उसको पैरेलल पे आप ला पाएंगे कि एक और पैरेलल इनिशिएटिव के अंदर वो इन्वेस्ट करे, जबकि दुनिया भर की ग्लोबल इकोनॉमीज जो है वह डाउन पर हैं, तो मुश्किल पड़ेगा। दूसरी बात, अमेरिका और ब्रिटेन को भी अपने वॉलेट खोलने होंगे, अपना पैसा निकालना होगा। माना जाता है कि चीन ने अभी तक लगभग 1.2 या 1.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, अरब डॉलर के आसपास उन्होंने खर्च कर चुके हैं। इतना पैसा 1.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, खरब डॉलर के आसपास यदि खर्च हुआ है,
तो उससे दुगना इनको करना होगा। और यदि सच बात तो यह है कि पूरा वेस्ट मिल जाता है, उसमें इंडिया मिल जाता है, दूसरे कंट्रीज मिल जाते हैं, तो उससे ज्यादा हम सब मिलकर खर्च कर सकते हैं। लेकिन फिर बात वही आती है, ब्रैकेट में यदि आप बात करें तो क्यों यूरोपियन कंट्रीज आपके साथ आएंगी? क्योंकि जब उन्होंने ऑलरेडी एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अपना हाथ फंसा लिया है, हालांकि बहुत सारी चुनौतियां हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ, सभी जगह उसको लेकर चुनौती है। अफ्रीका में कंट्रीज मानती हैं कि वो उनकी सोवरजिनिटी से खिलवाड़ है। फिर आप देखिए कि इवन पाकिस्तान जैसा जो कि क्लाइंट स्टेट है चाइना का, वहां पर भी उसके खिलाफ आवाज उठती है। जो सीपैक है वो भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, वो माना जाता है कि वो ड्रैगन का हेड है एक तरह से। तो वहां पर भी ये सवाल उठते हैं कि ये तो बहुत महंगी दरों पे ब्याज पे पैसा मिलता है। जो काम करने वाले होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो नो हाउ दे सकते हैं, वे सब चीनी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनीज को मिलता है। तो वो हर तरफ से एक्सप्लॉयटेशन की बात चलती है। सिमिलरली अफ्रीका में भी आती है, यूरोप की भी बहुत सारी कंट्रीज में इस प्रकार की बातें आना स्वाभाविक बात है। तो ये सब होने के उपरांत भी जब चीन ने खुद का पैसा भी लगाया है और दूसरों का पैसा भी फंसा रखा है, तो आप ये बोलिए कि स्थिति इतनी अनुकूल यूरोप में नहीं मिलेगी। और आप ये भी सोचिए ना कि यूरोपियन कंट्रीज को चाइना से डायरेक्ट थ्रेट क्या है। देखिए, कोई भी देश हो जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सोचता है तो वो यह मेजर करता है कि डायरेक्ट थ्रेट कितना है उसको सामने वाली कंट्री से, चाहे जिसका नाम है चीन से क्या उसको सामरिक चुनौती डायरेक्ट है? उनको नहीं है। तो आपको यदि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो आपको उसको डेवलप करना होगा इंडो पैसिफिक में। अब इसमें चाहे साउथ चाइना सी के आसपास की जो कंट्रीज हैं, उनमें से भी बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की पार्ट हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो इस नए प्रोजेक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको चाइना से खतरा है। तो वे कभी भी एक ही छबड़ी में अपने सारे अंडे रखना पसंद नहीं करेंगे। और केवल आप ये सोचिए कि आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की पैरेलल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट ले आए तो काम नहीं चलेगा। आपको जैसा उन्होंने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ साइबर इनिशिएटिव चालू किया है, आपको उसके हिसाब से भी साइबर सिल्क रोड जिसको कहते हैं, थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो जो कि इंटरनेट और इंटरनेट रिलेटेड इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पर आधारित है, उसके भी पैरेलल कुछ ना कुछ लाना होगा। वो लाने का काम आप इंडो पैसिफिक से कर सकते हैं, ना कि आप सोचे कि आप यूरोप से करें। और मैं तो एक और सुझाव देता हूं, और मैं ये बात देखिए वीडियोस क्यों बनाता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा भारत जो है आइडियाज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बने। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो हैं, जब मैं पॉलिटिकल वीडियो बनाता हूं तो उसको ज्यादा शेयर करते हैं और इस प्रकार के जो वीडियोस हैं उसको कम करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आइडिया फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भारत स्थापित हो। और भारत में एक पुरानी संस्कृति रही आइडियाज की, उसको वापस पुनर्जीवित करना है और हम चाहते हैं कि लोग आइडियाज भारत से लें। तो मेरा यह मानना है इसमें कि चाहे इंडो पैसिफिक की बहुत सारी कंट्रीज भी उसके पार्ट हैं BRI के, लेकिन उनको चूंकि चीन से खतरा है तो वे सारे अपने अंडे चीन की छबड़ी में नहीं रखेंगे, तो वे अमेरिकन जो लेड इनिशिएटिव होगा उसका अंग बनेंगे। और सबसे पहले मैं बात कहता हूं, और जो अमेरिका में रहने वाले हमारे मित्र हमको देख रहे हो या सुन रहे हो, उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को आपके जो कांग्रेसमैन हैं और सेनेटर से उन तक पहुंचाएं कि तुरंत से तुरंत सबसे पहले तो TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म की थी, उसको चालू करो और उसी का एक्सटेंशन लो, जिसको आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पैरेलल बनाओ। इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन आप यूरोप की तरफ देखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।